नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 11th की हिंदी। क्लास 11th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं अपना चैप्टर स्पीति में बारिश, जो कि कृष्णनाथ जी द्वारा लिखा गया एक यात्रा वृतांत है। यानी कि अपनी यात्रा के बाद उन्होंने यात्रा का जो विवरण है वो इस पाठ में लिखा है और ये यात्रा है स्पीति लाहुल की। तो यहाँ पर लाहुल स्पीति की ये यात्रा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी तक हमने जितना भी चैप्टर पढ़ा है तो इसमें हमें बहुत सारी चीजें जानने को मिली। बहुत ज्यादा जो आप देख सकते हैं पहाड़ों की ऊंचाई के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि कौन सा जो पहाड़ है वो कितना ज्यादा ऊंचाई पर है, कौन सी जगह जो है वो कितनी ज्यादा ऊंचाई पर है। यहाँ पर तो लाहुल स्पीति की बात की गई है, जिसमें से लाहुल जो है वो लगभग 13,000 फीट समुद्र की ऊंचाई से ऊपर है और स्पीति जो है 14,000 फीट की ऊंचाई पर है एक समुद्र तल से। तो यहाँ पर भी लोग रहते हैं, यहाँ पर भी लोग किस तरह से रहते हैं, क्यों रहते हैं, ये पूरा जो सवाल है ये अभी बना हुआ है यहाँ पर इस पाठ में। और भी बहुत सारी चीजें इस पाठ में हमने जानी कि इसके अलावा भी जिनको हम पहाड़ कहते हैं या हिमालय कहते हैं, जैसे कि जो बिल्कुल समुद्र तल से जुड़े हुए जो लोग होते हैं वो पहाड़ समझते हैं, नैनीताल, मसूरी या जो बाकी के छोटे बड़े जो पहाड़ हैं उन्हें। लेकिन अगर आप इनकी ऊंचाई नापने लग जाएं, जो यहाँ पर आपको पहाड़ों के बारे में वर्णन जिनका किया गया है, तो ये 20 से 25,000 फीट तक की ऊंचाई के भी पहाड़ आप यहाँ पर देख सकते हैं बताए गए हैं। अलग अलग नाम उन पहाड़ों के आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो आज भी हम अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे, चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ। आप सभी ध्यान पूर्वक पढ़ने और समझने का प्रयास करेंगे। तो आप देख सकते हैं हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया था उसमें हमने यहाँ पर चैप्टर का नाम पढ़ा स्पीति में बारिश। और आपको स्पीति के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो स्पीति है वो हिमाचल प्रदेश के लाहुल स्पीति जिले की एक तहसील है। और ये यहाँ पर इतने ज्यादा ऊंचे दर्रे हैं, इतनी ज्यादा कठिन यहाँ के रास्ते हैं कि इतिहास में भी इसका वर्णन जो है वो बहुत ज्यादा नहीं रहा है। केवल यहाँ पर जो अंग्रेजी शासन के समय पर भी अगर यहाँ पर अंग्रेजों ने जब अपना अधिकार जमाया था तो उस समय पर भी यहाँ का जो एक यहीं का एक जो लोकल राजा था, यानी कि यहीं आसपास का जो राजा था उसी को यहाँ की पूरी जिम्मेदारी दी गई थी और उसी वही सारे काम यहाँ के करता था। और लाहुल स्पीति के लोगों की जनसंख्या के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि जो लाहुल है, लाहुल से भी कम जनसंख्या है स्पीति की। लेकिन यहाँ पर ये बताने की कोशिश की गई है कि ये जनसंख्या कम है, इस बात पर यहाँ पर परेशानी नहीं है कि ये जनसंख्या इतनी कम क्यों है। यहाँ पर परेशानी इस बात की है कि ये जनसंख्या इतनी भी क्यों है, क्योंकि जैसी वहाँ पर परिस्थितियां हैं, जैसा वहाँ का मौसम है, जैसा वहाँ का वातावरण है, उसके हिसाब से जो इतने जो लोग यहाँ पर रहते हैं तो इनका ही रहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल और एक तरह से कहें तो नॉर्मल लोगों के लिए नामुमकिन ही है। और यहाँ पे जैसे कि हमने बताया था कि जब अंग्रेजी साम्राज्य था तो उस समय यहाँ पर जो यहाँ का राजा था उसका नाम नोनो था और उसी को यहाँ का असिस्टेंट कमिश्नर बना दिया गया था, यानी कि उसी के आधार पर ये काम करता था। और इसका एक द्वितीय लेकिन इसका जो अधिकार था वो केवल मजिस्ट्रेट के दर्जे का था। इसको जो अधिकार यहाँ पर दिए गए थे। और बाकी चीजें हमने अपने इस पाठ में बहुत सारी पढ़ी थी कि जो स्पीति है वहाँ पर वहाँ की जो घाटियां हैं, वहाँ की एक जो पिन घाटी है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। यानी कि स्पीति के अलावा यहाँ पर एक पिन घाटी है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। और वो कहते हैं कि मान भाई से मैंने इसका कहना सुना है कि ये एक अत्यंत बीहड़ और वीरान है और इसमें से शायद स्पीति की घाटी ही आबाद है। अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी बड़ी घाटियां, इतनी
बड़े बड़े पहाड़ जो कि केवल और केवल वीरान है। यहाँ पर स्पीति ही केवल एक ऐसी जगह है जो शायद जो आबाद है, यानी कि जहाँ यहाँ पर कुछ लोग रहते हैं, लेकिन लोग भी कितने, प्रति वर्ग मील यानी कि 1 वर्ग मीटर में 4 से भी कम लोग रहते हैं। और यहाँ पर एक और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण चीज बताई कि यहाँ के लोग सिर्फ एक ही फसल उगाते हैं, एक ही फसल उगाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लगभग पूरे 12 महीनों में से 8 से 9 महीने जो होते हैं वो बिल्कुल दुनिया से कटे हुए होते हैं, क्योंकि यहाँ पर ठंड बहुत ज्यादा होती है और इस समय ऐसा बिल्कुल मौसम नहीं रहता कि क्या यहाँ पर उगाया जा सके या फिर कोई और चीज यहाँ पर उगाई जा सके या और काम यहाँ पर कुछ भी किया जा सके। तो इस तरह यहाँ पर जो भी बातें यहाँ पर स्पीति के बारे में बताई गई हैं वो सब हमने जानी। और इसके बाद हमने यहाँ पर इंपीरियल गैजेटियर्स में जो पहाड़ों की ऊंचाई के बारे में, चोटियों की ऊंचाई के बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था कि श्रेणियों, माने श्रेणी जो है यहाँ पर एक, उसकी ऊंचाई 21,646 फीट बताई गई है। और ये जो है ये तो इस श्रेणी की किसी एक चोटी की ऊंचाई है, क्योंकि पूरी श्रेणी की ऊंचाई नहीं नापी जा सकती। इसमें जो अलग अलग चोटियां हैं, यानी कि बाकी की अलग अलग जो चोटियां हैं उनकी ऊंचाई 17 फीट, 17,000 फीट, या कोई जो समुद्र की सतह से 13,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हैं, या जो 14,000 फीट की ऊंचाई पर बसे हैं। तो अब यहाँ पर से दिखता है ब्रह्म हिमालय, यानी कि 14,000 फीट की ऊंचाई के बाद बाह्य जो हिमालय दिखता है, इसकी एक चोटी लगभग 23,064 फीट बताई जाती है। और इनमें बाकी की जो छोटी छोटी चोटियां हैं वो आपकी 20,000 से अधिक ऊंची बताई जाती है। तो अब लेखक यहाँ पर कहते हैं कि मैं किसी भी ऊंचाई या किसी भी चोटी के ऊंचाई मापने के चक्कर में नहीं हूं, और ना ही मैं इन सब से होड़ लगाने वाला हूं, क्योंकि एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस, इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है। हाँ, कभी कभी उनका मान मर्दन करना मर्द और औरत की शान है। मैं सोचता हूँ कि देश और दुनिया के मैदानों से पहाड़ों से युवक युवतियां आए और पहले स्वयं अपने अहंकार को गलाएं, फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर्ण करें। यानी कि आप इन चोटियों पर चढ़ने का साहस करें, इस पर आप इनका अहंकार, जो इस जितने ये ऊंचाई अहंकार पर खड़े हैं, इनके अहंकार को तोड़ने का प्रयास करें। आनंद और उस आनंद का अनुभव करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त होता है। अहंकार का ही मामला नहीं है। ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। जो ये माने की चोटियां हैं, ये बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। और युवक युवतियों के किलोल करें तो ये भी हर्षित हो जाएंगी। और अभी तो इन पर स्पीति का आर्तनाद जमा हुआ है, और इस युवा अट्ठाहस की जो गर्मी है, इससे यह कुछ पिघलेगी, और यह एक युवा निमंत्रण है। यानी कि यहाँ पर बताया गया है कि लेखक यहाँ पर आज के युवाओं को कहते हैं कि अब तुम आओ, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं भी इनकी ऊंचाई नापने की चक्कर में नहीं हूं। मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं अलग अलग चोटी की ऊंचाइयां नापूं या किसी से होड़ लगाऊं, मैं किसी से इस बारे में कंपटीशन करूं। वह एक बार लोसर में जो कर लिया सो बस, यानी कि एक बार मैंने जो कर लिया है बस इतना ही काफी है। इन ऊंचाइयों से होड़ लगाना मृत्यु है, लेकिन कभी कभी उनका मान मर्दन करना, यानी कि कभी कभी उनके मान को कम करना मर्द और औरत की शान है। यानी कि हम मनुष्यों की शान है। मैं सोचता हूं कि देश और दुनिया के मैदानों से
युवक और युवतियां यहाँ पर आए, यानी कि लोग यहाँ पर आए और पहले तो स्वयं के अहंकार को गलाएं, यानी कि पहले अपने अंदर जो अहंकार है कि हम बहुत छोटे काम, इस तरह के काम नहीं करते, या और कुछ जो भी अहंकार आज कल के समय में लोगों के अंदर है, तो पहले अपने अहंकार को गलाए और फिर इन चोटियों के अहंकार को चूर करें और उसका आनंद प्राप्त, उस अनुभव का आनंद करें जो साहस और कुवत से यौवन में ही प्राप्त हो सकता है। अहंकार का मामला नहीं है, ये जो चोटियां हैं, माने की जो चोटियां हैं, ये बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है, यानी कि जो बूढ़े लामा यहाँ पर जाप करते हैं उनके जाप से ये चोटियां उदास हो गई हैं। शायद अगर यहाँ पर युवक युवतियां किलोल करें तो यह भी शायद हर्षित हो जाएंगी, और अभी तो इन पर स्फीति का आतरनाद जमा हुआ है और ये इस युवा अट्ठाहस की गर्मी से कुछ तो पिघले, ये एक युवा निमंत्रण है। तो ये है स्फीति। देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ यहाँ पर घर आपको दिखाई दे रहे हैं कुछ एक, और लाहुल की तरह ही स्फीति में भी दो ही ऋतुएं होती हैं। तो यहाँ पर जिस तरह लाहुल में दो ऋतुएं होती हैं, बिल्कुल उसी तरह स्पीति में भी केवल दो ही ऋतुएं होती हैं। आप स्पीति के ये घरों को देख सकते हैं। मैंने षड ऋतुओं का बखान किया है, यानी कि 6 ऋतुओं का बखान किया है। वह अभ्यास दोष के कारण है। यहाँ जून से लेकर सितंबर तक की एक अकालिक वसंत ऋतु है, अल्पकालिक जून से सितंबर तक की अल्पकालिक वसंत ऋतु है, और शेष वर्ष शीत ऋतु होती है। यानी कि जून में जब चारों तरफ बारिश हो रही होती है और सितंबर तक जब वर्षा का समय हो रहा होता है, तो यहाँ पर एक अल्पकालिक वसंत ऋतु आती है, और जो पूरा शेष जो पूरा साल है वो यहाँ पर केवल शीत ऋतु यानी कि शरद ऋतु होती है। वसंत में जुलाई में औसतन तापमान 15 डिग्री सेंटीग्रेड और शीत में जनवरी में औसत तापमान 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। यानी कि जुलाई में जो एक नॉर्मल टेम्परेचर यहाँ पर माना जाता है वो है 15 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जुलाई में टेम्परेचर आपका रहता है, और जनवरी में जो जनवरी का महीना होता है उसमें 8 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। और ये औसत से कुछ अंदाजा नहीं लगता, क्योंकि ये औसत आपका ऊपर नीचे हो सकता है, तो फिक्स यहाँ पर कुछ नहीं है। इससे बहुत कम भी जा सकता है, माइनस में भी, और थोड़ा बहुत ऊपर भी हो सकता है। वसंत में दिन गर्म होता है, रात ठंडी होती है। शीत में क्या होता है इसकी कल्पना की ही जा सकती है। यानी कि जब वसंत ऋतु जब जून से लेकर सितंबर की बात की जाती है, सितंबर की, तो उसमें कहा जाता है कि दिन थोड़ा सा गर्म होता है लेकिन रात बहुत ठंडी होती है। तो शीत में क्या होता होगा इसकी कल्पना भी की जा सकती है, कल्पना ही की जा सकती है, कभी रहकर भी देखा जा सकता है। यानी कि अगर आप चाहें तो यहाँ पर कभी रहकर भी देख सकते हैं। स्पीति में वसंत लाहुल से कम दिनों का होता है, क्योंकि स्पीति जो है वो 13,000 फीट की ऊंचाई पर, लाहुल जो है वो 13,000 फीट की ऊंचाई पर है, लेकिन स्पीति 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। तो स्पीति में जो वसंत होता है वो लाहुल से भी कम दिनों का होता है। वसंत में भी यहाँ फूल नहीं खिलते, ना ही हरियाली आती है और ना ही वह गंध होती है। दिसंबर से घाटी में फिर बर्फ पड़ने लगती है, और जैसे ही दिसंबर आता है फिर से बर्फ पड़ने लगती है, और अप्रैल मई तक ये बर्फ रहती है, और ये ठंडक भी लाहुल से ज्यादा यहाँ पर पड़ती है। सारे जितने भी नदी नाले सब होते ये सब जम जाते हैं, हवाएं तेज चलती है, हाथ मुंह और जो भी खुले अंग है उसमें जैसे शूल की तरह चुभती है। स्पीति में लाहुल से कम वर्षा होती है, स्पीति जो है वहां लाहुल से भी कम वर्षा होती है, और मध्य हिमालय मानसून की पहुंच के परे है, और जो मध्य हिमालय है वो तो मानसून की पहुंच से ही परे है। यहाँ पर तो वर्षा ही नहीं होती, यहाँ बरखा बहार नहीं है। इस कालिदास ने अपने ऋतु संहार में यहाँ वर्षा का तो संहार ही करना पड़ेगा। कालिदास में वर्षा का क्या ठाट है, यह
वर्षा वर्णन इस प्रकार शुरू होता है। हम पाठ को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अब हम एकदम करेक्ट यहाँ पर पॉइंट पर आए हैं कि क्या स्पीति में बारिश के बारे में क्या बताया है। तो कालिदास की जो बातें हैं उनको हम पढ़ते हैं। प्रिय जल की फुहारों से भरे बादलों के मतवाले हाथी पर चढ़ा हुआ, चमकती हुई बिजलियों की झंडियों को फहराता हुआ और बादलों की गरज के नगाड़े बजाता हुआ, यह कामी जनों का प्रिय पावस राजाओं का सा ठाट बाट बनाकर आ पहुंचा है। तो ये बसंत ऋतु की ये वर्षा ऋतु की बात यहाँ पर की गई है। तो यह पावस यहाँ तक नहीं पहुंचता है। कालिदास की वर्षा की शोभा विंध्याचल में है, हिमाचल की इन मध्य घाटियों में नहीं। मैं नहीं जानता कि इसका लालित्य लाहुल स्पीति के नर नारी समझ पाएंगे या नहीं। वर्षा उनके संवेदन का अंग नहीं है। वह जानते नहीं है कि बरसात में नदियां बहती हैं, बादल बरसते हैं, मस्त हाथी चिंघाड़ते हैं, जंगल हरे भरे हो जाते हैं, अपने प्यारों से बिछड़ी हुई स्त्रियां रोती कल्पती हैं, मोर नाचते हैं, बंदर चुप मारकर गुफाओं में छिपते हैं। अगर कालिदास भी यहाँ आकर कहे कि अपने तो बहुत से सुंदर गुणों से सुहानी लगने वाली स्त्रियों का जी खिलाने वाली, पेड़ों की टहनियों और बेलों की सच्ची सखी तथा सभी जीवों का प्राण बनी हुई वर्षा ऋतु आपके मन की सब साधे पूरी करे, तो शायद स्पीति के नर नारी देवता यही पूछेंगे, नर नारी यही पूछेंगे कि यह देवता कौन है, कहाँ रहते हैं और यहाँ क्यों नहीं आते। तो स्पीति में कभी कभी बारिश होती है। वर्षा ऋतु यहाँ मन की साध पूरी नहीं करती। धरती सूखी, ठंडी और वंध्या रहती है। स्पीति में एक साल में एक फसल होती है। मुख्य फसलें हैं 2 किस्म का जौ, गेहूं, मटर और सरसों, और इसमें भी जौ मुख्य है। सिंचाई का साधन पहाड़ों से आ रहे नाले हैं और उन पर बनाए गए कूल। ये नालियां पहाड़ों के किनारे किनारे बहुत दूर तक जाती है। स्पीति नदी का तट इतना चौड़ा है कि इसका पानी किसी काम में नहीं आता। स्पीति में भूमि बहुत है जो खेती लायक बनाई जा सकती है, पर शर्त इतनी है कि इसके लिए स्पीति में जल उलीचा जाए या फिर पानी का कोई और स्रोत पहुंचाया जाए। स्पीति में कोई फल नहीं होता। मटर और सरसों को छोड़कर कोई सब्जी नहीं होती। शायद ऊंचाई, वायुमंडल के दबाव में कमी, ठंड की अधिकता, वर्षा की कमी वगैरह यहाँ पेड़ नहीं होते हैं। इसीलिए स्पीति विशेषकर नंगी और वीरान है। तो स्पीति में वर्षा बहुत कम होती है, ना के बराबर होती है। और क्योंकि वर्षा जो है वो ही सबसे ज्यादा जरूरी है किसी भी फसल को उगाने में, किसी भी बीज को अंकुरित होने में। तो क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं होती तो इसीलिए यहाँ पर बहुत कम फसलें होती हैं, वो भी साल में केवल एक बार। अब यहाँ पर वर्षा एक घटना है या एक सुखद संयोग कहें। वर्षा होना यहाँ पर एक घटना है और या फिर कोई सुखद संयोग। हम कांजा के डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कोई खिड़की खड़का रहा है। अब जैसे कि ये एक यात्रा वृतांत है, तो यहाँ पर जो कृष्णनाथ जी है उन्होंने अपना अनुभव आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया है। अपना अनुभव यहाँ पर विवरण के माध्यम से वो लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि वर्षा यहाँ पर एक घटना है, कहें तो एक सुखद संयोग है। हम कांजा के डाक बंगले में सो रहे थे। वो कहते हैं हम कांजा के एक डाक बंगले में सो रहे थे तो लगा कि जैसे कोई खिड़की खड़का रहा है। आधी रात का पिछला पहर है और इस समय कौन है। लैंप की लौ तेज की और खिड़की का एक पल्ला खोला, और उन्होंने लैंप की लौ को थोड़ा सा तेज किया तो और खिड़की का एक पल्ला हल्का सा खोला तो तेज हवा का झोंका
हाथ को जैसे छीलने लगा, क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है तो वो तेज हवा का झोंका जो आया वो ऐसा लगा मुंह और हाथ को जैसे छिल देगा ठंड से। मैंने पल्ला भिड़ा दिया, यानी कि फिर से मैंने दरवाजा बंद कर दिया और अब उसकी आड़ से देखने लगा, अब उसकी हल्की सी आड़ से देखने लगा। देखा कि बारिश हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ी घटना थी स्पीति में बारिश होने की। वो कहते हैं कि यहाँ पर बारिश होना एक घटना के जैसा है, या फिर एक कहें तो बहुत बड़ा सुखद संयोग। तो वो कहते हैं कि ऐसा पहले शायद बहुत कम होता था, लेकिन उस समय बारिश हो रही थी। मैं उसे देख नहीं रहा था, सुन रहा था, यानी कि इतनी कम थी कि दिखाई नहीं दे रही थी, केवल सुनाई दे रही थी। अंधेरा, ठंड और हवा का झोंका आ रहा था। बहुत ज्यादा अंधेरा था, ठंडा था और हवा के झोंके के साथ आ रहा था। और जैसे बर्फ का अंश लिए तुषार जैसी बूंदें पड़ रही थी, और ऐसा लग रहा था जैसे बर्फ का अंश लिए, यानी कि बर्फ का थोड़ा सा पार्ट लिए तुषार की बूंदें गिर रही हो, जैसे नगाड़े पर थाप पड़ रही थी। दुंगछेन को हवा बजा रही थी। महाशंख की ध्वनि घाटियों में तैर रही थी। स्पीति घाटी में वर्षा हो रही थी। कमरे में ठंड बढ़ रही थी क्योंकि अब बारिश हो रही थी। और लेखक कहते हैं, मैं बिस्तर पर पड़ा पड़ा मालूम नहीं कब सो गया। सुबह उठा तो चाय पीते पीते सुना कि स्पीति के लोग कह रहे थे कि हमारी यात्रा शुभ है। स्पीति में बहुत दिनों के बाद बारिश हुई। जैसे आप कहीं पर जाते हैं और कुछ अच्छा हो जाता है तो कहते हैं कि आपका आना बहुत ज्यादा शुभ हुआ, क्योंकि आपके आने से यहाँ पर वर्षा हो गई, या आपके आने से यहाँ पर इस तरह का शुभ काम हो गया। तो इस तरह से जब वो सुबह उठकर चाय पी रहे थे तो स्पीति के लोग उन्हें कह रहे थे कि आपकी यात्रा बहुत ज्यादा शुभ रही, क्योंकि आपके आने से यहाँ पर वर्षा हुई। तो इस तरह से आप देख सकते हैं हमारा जो ये चैप्टर है, ये चैप्टर हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। और आपने इसमें देखा कि यहाँ पर ये बारिश का जो एक सारांश प्रस्तुत किया गया है, ये पूरा एक यात्रा वृतांत है जो कि कृष्णनाथ जी ने अपनी स्पीति यात्रा का वर्णन यहाँ पर लिखा है। और स्पीति की जो भौगोलिक और प्राकृतिक विशेषताओं का यहाँ पर उन्होंने वर्णन किया है। बहुत अलग अलग चीजों के बारे में आपको इस पूरे चैप्टर में बताया है। तो अब हम इस पाठ को कंप्लीट कर चुके हैं। पाठ हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। आपके पाठ में यहाँ पर पाठ से जुड़े हुए कुछ अभ्यास के प्रश्न दिए गए हैं। तो चैप्टर बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और अगर आपने इस पाठ को इससे पहले के सेशंस में नहीं पढ़ा हुआ है, आप नहीं समझ पाए हैं, तो आप आज जो हम यहाँ पर अभ्यास के प्रश्न कर रहे हैं, इन प्रश्नों को आप ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे, ध्यान पूर्वक आप समझने का प्रयास करेंगे, तो आपको बहुत ही ज्यादा इजी आपके लिए चैप्टर हो जाएगा, बहुत ही ज्यादा आसान आपको हो जाएगा चैप्टर समझने के लिए। आप पाठ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे और सीख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो पहला प्रश्न है, इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? देखिए यहाँ पर पूछा गया है कि इतिहास में स्पीति का वर्णन नहीं मिलता क्यों? क्यों नहीं इतिहास में स्पीति का वर्णन मिलता है? देखिए, क्योंकि स्पीति की जो अभी हमने यहाँ पर क्या पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि स्पीति की जो भौगोलिक और जो भी प्राकृतिक स्थितियां हैं, ये पहला प्रश्न हम सॉल्व कर रहे हैं। आप चाहें तो अपनी कॉपी में भी हाथ के हाथ इसको लिख सकते हैं साथ के साथ। स्पीति का वर्णन इतिहास में क्यों नहीं मिलता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि स्पीति की जो भौगोलिक और प्राकृतिक स्थितियां ऐसी है कि लोग वहां पर अच्छे से जीवन व्यापन नहीं कर सकते। एक तरह से कहें तो खुल के जीवन व्यापन नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर वर्षा नहीं के बराबर होती है, कहें तो नाम मात्र होती है। और दूसरा, यहाँ पर साल में लगभग 8 से 9 महीने
पूरा जो स्पीति है वो बर्फ से ढका रहता है। और सबसे पहली पंक्ति तो आप ये लिखेंगे क्योंकि इसकी जो समुद्र तल से ऊंचाई है वो 14,000 फीट की है। तो इस कारण यहाँ पर ठंड बहुत पड़ती है, यहाँ पर वर्षा ना के बराबर होती है। और साल में यहाँ पर बहुत सारे जो संसाधन हैं, कहें तो परिवहन, क्योंकि लोग यहाँ पर अटक कर रह जाते हैं। ऐसी पहाड़ियां हैं कि एक तरह से 8 से 9 महीने ये दुनिया के जो ये लोग होते हैं दुनिया के लोगों से कट जाते हैं, यानी कि बाकी दुनिया से इनका एक जो एक संबंध होता है, जुड़ाव होता है, वो बिल्कुल कट जाता है। क्योंकि कोई भी परिवहन का साधन नहीं है, संचार का साधन वहां पर नहीं है, तो बहुत ही ज्यादा कठिन परिस्थितियां हैं। दूसरा कि यहाँ पर कोई भी फसल नहीं उग पाती है, साल में केवल एक फसल यहाँ पर उगाई जाती है, और उसमें भी ना तो कोई फूल यहाँ पर उगता है ना ही कोई फल यहाँ पर उगता है। केवल जौ की फसल यहाँ पर मुख्य रूप से होती है और थोड़ा बहुत मटर और गेहूं की फसल यहाँ पर होती है। और दूसरा कि इतिहास में अनेक ऐसी घटनाएं, जो हमने इस पाठ को पढ़ा तो कई ऐसी घटनाएं हैं जिससे यहाँ आपको पता चला होगा कि किस तरह की यहाँ पर परिस्थितियां हैं, जिस कारण यहाँ पर लोगों की जो जनसंख्या है वो बहुत ज्यादा कम है। इसी कारण इतिहास में भी शायद, क्योंकि अंग्रेजों ने भी जब यहाँ पर शासन किया तो यहाँ का जो एक लोकल जो कोई नागरिक था, कोई शासक था, उसको अपने अधिकार दे दिए गए थे, यानी कि अंग्रेज भी यहाँ पर खुद जाकर लोगों पर शासन नहीं करते थे। तो इस तरह से हम जान सकते हैं कि इस इतिहास में भी स्पीति का जो वर्णन है वो बहुत अधिक नहीं है। अगला प्रश्न है, स्पीति के लोग जीवन व्यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? स्पीति के लोग जीवन व्यापन के लिए किन कठिनाइयों का सामना करते हैं? तो देखिए, स्पीति के जो लोग हैं उन्हें जीवन व्यापन करने के लिए बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जैसे सबसे पहले तो वो क्या होते हैं, उनके पास कोई भी अपने लोगों से जुड़ने का, जो लोग बहुत बाहर दूर दूर रहते हैं वो उनसे कनेक्ट नहीं हो पाते, यानी कि उनके पास कोई संचार तथा परिवहन का साधन नहीं है, आधुनिक संसाधन नहीं है। और मानसून के ना पहुंचने के कारण, यानी कि यहाँ पर मानसून नहीं पहुंच पाता है और इस कारण यहाँ पर वर्षा बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी कि ना के बराबर होती है। और इसी कारण यहाँ पर साल में केवल एक ही बार फसल उगाई जा सकती है। और पेड़ पर लकड़ियों का भी अभाव है, यानी कि लकड़ियां भी यहाँ पर नहीं है ताकि घर को गर्म रखा जा सके। और वर्षा नहीं होती, इसी कारण फसल का भी अभाव है। और बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी हैं क्योंकि 7 से 8 महीने लगभग ये बर्फ में ही डूबा रहता है, तो इसी कारण यहाँ पर इसका विकास नहीं हो पाता है बहुत अच्छे से इस जगह का। तो इसीलिए यहाँ पर लोगों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जीवन व्यापन के लिए। अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 3, लेखक माने श्रेणी का नाम बौद्ध के माने मंत्रों के नाम पर करने के पक्ष में क्यों है? लेखक जो माने श्रेणी है उसके लिए क्यों कहते हैं कि इसको माने मंत्रों के नाम कर देना चाहिए? लेखक ने यहाँ पर जो आपका पाठ है उसमें कहा है कि जो माने श्रेणियां हैं, तो यहाँ पर इसलिए ऐसा कहा, इसीलिए लेखक करना चाहते हैं, इसीलिए वो इस पक्ष में है कि माने जो श्रेणी है उसका नाम बौद्ध लोगों का जो माने मंत्र है उसके नाम पर कर देना चाहिए। क्योंकि लेखक को विश्वास है कि जो माने श्रेणी का नामकरण है वो बौद्ध जो मंत्र है माने मंत्रों के नाम पर ही शायद हुआ होगा, क्योंकि माने का जो बौद्ध मंत्र है उस मंत्र का महात्म्य है ओम मणि पद्में हूँ, और मंत्र का जाप बहुत ज्यादा हुआ है, इसीलिए लेखक ने माने श्रेणी का नाम बौद्धों के माने मंत्र के नाम पर करने के पक्ष में है। यानी कि बहुत ज्यादा जो बौद्ध लोग हैं उन्होंने यहाँ पर उपासनाएं की हैं, उन्होंने यहाँ पर इस मंत्र का जाप किया है, तो शायद इस पर्वत श्रेणी का नाम माने इसीलिए पड़ा होगा। और अगर नहीं भी पड़ा होगा तो वो कहते हैं कि इसी के नाम पर ये होना चाहिए। अगला प्रश्न है,
ये माने की चोटियां बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई है। यहाँ पर एक पंक्ति लेखक ने प्रयोग की है अपने अंतिम जो यहाँ पर वर्णन उन्होंने अपनी यात्रा का किया है, तो कुछ अंतिम पंक्तियां इसी तरह से है कि जो माने की जो ये चोटियां हैं ये बूढ़े लामाओं के जाप से उदास हो गई हैं। और इस पंक्ति के माध्यम से लेखक जो युवा वर्ग है, आज का जो युवा वर्ग है, उससे आग्रह कर रहा है कि आप यहाँ पर आओ, स्पीति में आओ, इसके दर्शन करो। यहाँ की जो वादियां हैं जो अब बहुत ज्यादा उदास लग रही है, इनको थोड़ा अपना कोलाहल से, अपने शोर से इन्हें थोड़ा सा गुलजार करो। तो क्या आग्रह यहाँ पर करते हैं, तो इसी तरह का आग्रह कर रहे हैं कि जो माने की चोटियां हैं ये बड़ी उम्र के बौद्ध यहाँ पर बड़ी उम्र के जो बौद्ध लामा निवास करते हैं, यानी कि जो एक तरह से जो अब अपने जीवन के एक अंतिम पड़ाव में है और अब भगवत भक्ति की तरफ बढ़ गए हैं, तो वो यहाँ पर मंत्रों का जाप करते हैं, उच्चारण करते हैं और इनके तप से ऐसा प्रतीत होता है मानो चोटियां भी गंभीर और उदास हो गई हों। और यहाँ जो जरा सा भी चहल पहल या खुशी का माहौल बिल्कुल नहीं दिखाई देता, क्योंकि बहुत कम लोग यहाँ पर हैं, ना के बराबर यहाँ पर लोग हैं। तो एक तरह से यहाँ पर बहुत ज्यादा खुशी का माहौल नहीं है। तो इसीलिए लेखक युवाओं से आग्रह करता है, वो कहते हैं कि आप यहाँ आए और खेल आदि जो गतिविधियां हैं या पर्वतारोहण आदि जो गतिविधियां हैं उनको आप यहाँ पर आकर बढ़ावा दें, जिससे लोगों के अंदर प्रसन्नता होगी और हर्ष का संचार होगा और ये पर्वत श्रेणियां भी गुलजार हो पाएंगी, खुशनुमा हो पाएंगी। तो इस तरह का आग्रह लेखक आज के युवाओं से कर रहा है। अगला प्रश्न है, यहाँ वर्षा एक घटना है, एक सुखद संयोग है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? देखिए, क्योंकि आप अभी तक पूरा चैप्टर जो अभी तक आप पढ़ते आए हैं, चैप्टर का नाम ही आप पढ़ रहे हैं स्पीति में बारिश। तो स्पीति में बारिश होना आप देख सकते हैं, लेखक कहते हैं कि यहाँ पर जो स्पीति में बारिश होना एक घटना के मात्र है, जैसे कि कभी कभी कोई घटना घटित हो जाती है या कोई सुखद संयोग बन जाता है, अरे ये आज कैसे ऐसा हो गया। तो एक आश्चर्यजनक घटना है, एक सुखद संयोग है कि बहुत कम नाम मात्र की यहाँ पर वर्षा होती है। तो लेखक अपनी यात्रा के दौरान का एक वर्णन यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं कि जब स्पीति में मानसून पहुंच नहीं पाता है और इसी कारण वहां पर वर्षा बहुत कम होती है, और कभी कभी जब वर्षा हो जाती है तो लोग इसे बहुत ज्यादा शुभ मानते हैं और इसको एक सुखद संयोग मानते हैं। जिस तरह वो अपनी यात्रा के दौरान वहां पर कहते हैं कि एक रात्रि में जब वो सोए हुए थे तो रात्रि के दूसरे पहर में उन्होंने देखा कि खिड़कियां खड़खड़ा रही थी और उन्होंने जब हल्का सा पल्ला हटाकर देखा खिड़की का तो देखा बारिश हो रही है। और सुबह उठकर जब वो वहां के लोगों से मिल रहे थे तो उन्हें लोग कह रहे थे कि आपकी यात्रा बहुत ज्यादा शुभ हुई और आज बारिश हुई है। यानी कि हम कहते हैं ना कि अरे ये तो एक बहुत ही संयोग बन गया कि आप आए और वर्षा हो गई, बारिश हो गई। तो ये बहुत ही बड़ा संयोग माना जाता है, इसीलिए यहाँ इस बात को इस पाठ में लेखक ने कहा है। अगला है, स्पीति अन्य पर्वत स्थलों से किस प्रकार भिन्न है? क्यों यहाँ पर स्पीति का वर्णन किया गया है, क्यों स्पीति अन्य पर्वत स्थलों से भिन्न है? तो देखिए, आपने अभी तक स्पीति के बारे में जो कुछ भी पढ़ा उससे आप समझ गए होंगे कि स्पीति जो है अन्य पर्वत स्थलों जैसे कि कुल्लू मनाली, कश्मीर, मसूरी, नैनीताल आदि जो जगह है इनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि यहाँ जो पहाड़ों की ऊंचाई है सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा है, बहुत अधिक है। क्योंकि ये जो पहाड़ हम जिनका नाम ले रहे हैं ये केवल 2000, 3000, 4000, ज्यादा से ज्यादा 5000 फीट की ऊंचाई पर है, 6000 फीट की ऊंचाई पर है। लेकिन यहाँ जो पर्वतों की ऊंचाई है वो अपेक्षाकृत बहुत ही ज्यादा है, 14,000, 13,000, 15,000 फीट ऊंचे और बहुत ही ज्यादा दुर्गम है। और ज्यादातर इन जगहों पर बर्फ की चादर हमेशा जमी रहती है और नाम मात्र के लिए यहाँ पर वर्षा होती है।
अन्य जगहों पर हरियाली भी हमेशा रहती है, नए-नए पेड़-पौधे देखने को मिलते हैं, फसलें भी अलग उगाई जाती हैं, लेकिन स्पीति में केवल साल में एक ही फसल होती है, ना कोई फ्रूट यहाँ पर, फल यहाँ पर होता है, ना कोई फूल यहाँ पर होता है और बाकी के जो पर्वतीय स्थल होते हैं, वो पर्यटकों से हमेशा भरे हुए रहते हैं। जैसे आप नैनीताल को देख लो, मसूरी को देख लो, जम्मू एंड कश्मीर को देख लो, लेकिन स्पीति जो होती है, यहाँ पर लोगों की जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा कम है और शायद ही यहाँ पर कोई यात्री या पर्वतारोही ही आता होगा अपनी यात्रा के लिए। बाकी यहाँ पर कोई भी पर्यटक दिखाई नहीं देता और यहाँ के लोग जो है वो शेष दुनिया से लगभग कटे हुए हैं, यानी कि उनको बहुत ज्यादा संसाधन वहां पर उपलब्ध नहीं है, बहुत ज्यादा खाद्य सामग्री वहां पर उपलब्ध नहीं है, ईंधन हेतु वहां पर उन्हें लकड़ी उपलब्ध नहीं है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो स्पीति को अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से अलग करती है, अन्य पर्वतीय क्षेत्रों से भिन्न बनाती है। तो इस तरह से हमारे सारे प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो गए हैं। पाठ के आसपास के प्रश्न यहाँ पर दिए गए, बहुत ही इंटरेस्टिंग होते हैं ये प्रश्न। अगर आप चाहें तो इन प्रश्नों को पढ़कर आप पाठ को एक बार रिवाइज करके इन प्रश्नों का उत्तर भी दे सकते हैं, क्योंकि आपका केवल नॉलेज बढ़ेगा, आपको बहुत ज्यादा और ज्यादा आपके लिए ये पाठ इंटरेस्टिंग हो जाएगा। तो बच्चों, हमने अपना जो चैप्टर है स्पीति में बारिश कंप्लीट कर लिया है। आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत ज्यादा पसंद आया होगा और बहुत ज्यादा ज्ञानवर्धक भी आपको ये पाठ लगा होगा और पाठ से जुड़े हुए प्रश्नों उत्तर भी हमने कर लिए हैं। शेष प्रश्नों को आप स्वयं करेंगे, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है प्रश्न। आप एक बार पढ़कर देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा आनंद आएगा इन प्रश्नों के उत्तर देने में। तो आज का सेशन हमारा यहीं पे समाप्त होता है। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।